हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कवर करने जा रहे हैं सोशल साइंस का नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कि है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। हम पहले ओवरव्यू समझते हैं। जब हम यूरोप की बात कर रहे हैं तो हम सबको पता है यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, और उस कॉन्टिनेंट में कई सारे छोटे छोटे देश भी हैं, जैसे जर्मनी हुआ, पोलैंड हुआ, हमारा फ्रांस हुआ। तो इस चैप्टर में हमें उन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है जो कि यूरोप में नेशनलिज्म लेकर आते हैं, या फिर यहाँ पर एक नेशन, अलग अलग जो देश हैं उनमें नेशन का निर्माण हो रहा है। जैसे कि हम देखते हैं फ्रांस जो है वहाँ पर रेवोल्यूशन कैसे हुआ, पोलैंड में किस तरीके से रेवोल्यूशन हुआ या रिवॉल्ट हुए, या फिर जर्मनी को कैसे यूनाइट किया गया और इटली को कैसे यूनाइट किया गया। इसी के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। हालांकि जब इस चैप्टर की शुरुआत होती है तो हम देखते हैं एनसीईआरटी में जो पहला पेज है उसमें हमें एक पेंटिंग दे रखी है। ये ठीक उसी तरह है जैसे किसी भी पिक्चर का फ्लैशबैक हमें दिखाया जाता है। जैसे आप सभी ने बाहुबली मूवी देखी होगी, तो उसमें जो कटप्पा है वो बाहुबली को मार देता है, बाद में उसकी पूरी कहानी बताई जाती है। वैसे ही यहाँ पर जो पेंटिंग है वो हमें फ्रेडरिक सॉरियो की एक पेंटिंग दिखाई गई है, जो कि फ्रेडरिक सॉरियो ने 1848 में बनाई थी। हालांकि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसकी शुरुआत 1789 में हो चुकी होती है, लेकिन ये पेंटिंग है काफ़ी बाद में बनती है, लेकिन इसको पहले बताया गया है। ये पेंटिंग का जो नाम है वो है डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, और ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इस पेंटिंग में हमें बताया गया है किस तरीके से जो यूरोप के पर्सन्स हैं या फिर जो अमेरिका है वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को होमेज देते हुए, यानी कि ट्रिब्यूट देते हुए आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वो एक फीमेल फिगर है, और वो अपने हाथ में एक टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट लिए हुए है, यानी कि वो जागरूक करना चाह रही है सारे देशों को। इसके अलावा दूसरे हाथ में है उसके चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन। चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन को आप कंपेयर कर सकते हो हमारे यहाँ के फंडामेंटल राइट्स से। इसके अलावा पेंटिंग में नीचे कुछ सिंबल्स या फिर हमें राजा के मुकुट या फिर उनके जो तलवारें हैं वो दिखाई देती है। उसके टुकड़े हमें दिखाई देते हैं कि वो शैटर्ड या बिखरे हुए पड़े हुए हैं। तो आइए देखते हैं पेंटिंग को। इस पेंटिंग में ऊपर जीसस क्राइस्ट और उनके साथ कई सारी एंजल्स भी हैं, जो इन नेशंस को या फिर यहाँ के लोगों को ब्लेस कर रही हैं, क्योंकि वो एक नेशन स्टेट बनाना चाहते हैं। यही जो है फ्रेडरिक सोरियो का यूटोपियन विजन है। यूटोपियन क्या होता है? यूटोपियन का मतलब है इमेजिनरी, और यूटोपियन विजन का मतलब है एक इमेजिनरी विजन। तो उस समय पर 1848 में जो फ्रेडरिक सोरियो है वो इस बात को इमेजिन कर रहे हैं कभी ऐसा हो कि सारे जो देश हैं वो रिवॉल्ट करें, रेवोल्यूशन करें, और साथ में अपने आप को एक नेशन स्टेट के फॉर्म में लाने की कोशिश करें। नेशन स्टेट क्या है? एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी हो सभी लोगों की, जो एक कलेक्टिव बाउंड्री में रह रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं इस पेंटिंग में यूएसए और स्विट्जरलैंड है, जो वो इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी को पहले ही पार कर चुका है और नेशन स्टेट बन चुका है। उसी के पीछे फ्रांस और जर्मनी जो है अपना झंडा लेते हुए पीछे दिखाई देते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पर्सपेक्टिव से, अगर क्वेश्चन आता है यूटोपियन विजन के बारे में फ्रेडरिक सोरियो के, तो आप इन पॉइंट्स का यूज कर सकते हो। आगे हम देखते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। अब यहाँ से मेन चैप्टर की शुरुआत होती है। 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है, और वहाँ पर तब एब्सोल्यूट मोनार्की होती है। मोनार्की को हटाकर लोग यहाँ पर डिमांड करते हैं कि जो भी राइट्स हैं वो बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स के हाथ में दी जाए, यानी कि अलग से एक संगठन बनाया जाए जो कि आगे चलकर लॉस को बढ़ाने का काम करेगी। अब भाई रेवोल्यूशन होना था या रिवॉल्ट होना था या आइडिया ऑफ नेशन लाना था, तो लोगों को जागरूक भी किया गया। जागरूक करने का तरीका क्या था? स्टेप्स लिए गए। आइडिया ऑफ ला पैट्रे को निकाला गया और ले सिटोयन को निकाला गया। यानी कि जैसे हम अपने देश में देखते हैं तो हम अपनी मातृभूमि के प्रति समर्पित हैं, वैसे ही उन्होंने आइडिया निकाला कि वो अपने फादरलैंड या अपने पितृभूमि की तरफ समर्पित रहेंगे, और जो उनके रहने वाले सिटीजन्स हैं वो उनके बच्चों की तरह रहेंगे। इसके अलावा हम देखते हैं ट्राइकलर फ्लैग को, एक नया ट्राइकलर फ्लैग बनाया गया, रॉयल स्टैंडर्ड का फ्लैग हटा दिया गया। यहाँ पर ई स्टेट जनरल है जो कि टोटली कंट्रोल्ड थी बाय द मोनार्क, उसको हटाकर एक नेशनल असेंबली स्टैब्लिश की गई, हिम्स कंपोज की गई, और इसके अलावा कई सारी कस्में खाई गई, और शहीदों को भी या शहीदों के परिवारों को सम्मानित किया गया। यूनिफॉर्म लॉज यानी कि सभी के लिए समान कानून बनाए गए, और इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ को हटाया गया। जो भी ड्यूटीज़ या फिर ड्यूज थे जो दिक्कतें लाते थे बिजनेसमैन के लिए एक से दूसरे जगह पर ट्रैवल करने के लिए, उनको अबॉलिश कर दिया गया। अगर क्वेश्चन आता है वेरियस स्टेप्स या मेजर के बारे में, जो आपसे पूछते हैं कि भाई आइडिया ऑफ नेशन लाने के लिए क्या वेरियस स्टेप्स लिए गए, तो आप इन पॉइंट्स का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी के आगे हम देखते हैं नेपोलियनिक कोड या फिर सिविल कोड ऑफ 1804। अब यहाँ पर जैसा कि हम देखते हैं जो फ्रेंच के पर्सन्स हैं वो एक नेशनल असेंबली स्टैब्लिश करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद 1799 आते आते यहाँ पर जो नेपोलियन है वो अपने आप को यहाँ का काउंसिल डिक्लेयर कर लेता है, यानी कि एक मेन अथॉरिटी बन जाता है, और 1804 आते आते वो अपने आप को यहाँ का एम्परर भी डिक्लेयर कर लेता है। अब सब कुछ फ्रांस में नेपोलियन के अंडर जा चुका था, लेकिन
जैसे ही फ्रांस का जो मोनार्क है वो नेपोलियन बनता है, तो यहाँ बहुत सारे अच्छे स्टेप्स लेकर आता है और लोगों को पसंद भी आता है। जैसे कि प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ वो सबको हटा देता है। हम सभी ने देखा है कि फ्रांस में हमारे पास फर्स्ट ई स्टेट, सेकंड ई स्टेट और थर्ड ई स्टेट हुआ करते थे, तो अब सबको बराबर कर देता है। इक्वलिटी बिफोर लॉ को लेकर आता है, यानी कि कानून के सामने सब बराबर रहेंगे। प्रॉपर्टी राइट्स को सिक्योर करता है। फ्यूडल सिस्टम को हटाता है। फ्यूडल सिस्टम को हम रिलेट कर सकते हैं हमारे यहाँ के ज़मींदारी सिस्टम से। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है। ये रहा हमारा नेपोलियनिक कोड। नेपोलियनिक कोड भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, तो ये 5 पॉइंट्स आप लर्न कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ पर अब नेपोलियन अपने ऊपर एक जिम्मेदारी ले लेता है कि भाई कि जो भी यूरोप के जितने भी देश हैं उन सब में लिबर्टी लाने की जिम्मेदारी उसकी है। हालांकि कई सारे जो नेशन हैं या कई सारे जो प्लेसेस हैं वो उसकी आर्मी को एक तरीके से वेलकम भी करते हैं एज द हर्बिंजर्स ऑफ लिबर्टी के तौर पर। लेकिन जब वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेता है तो कहीं ना कहीं सारे जो देश हैं, देश के राजा महाराजा हैं, वो उसके दुश्मन बनते चले जाते हैं। और लास्ट में 1815 तक आते आते एक बैटल ऑफ वाटरलू होती है जिसमें नेपोलियन को हरा दिया जाता है। अब जब नेपोलियन हारता है तो कई सारे चेंजेस यहाँ भी हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर वापस से कंजर्वेटिज्म रिजीम आती है, यानी कि अब लोग जो है वो वापस से डिमांड कर रहे थे। वो देखते हैं कि किस तरीके से एक मोनार्क होने के बावजूद भी नेपोलियन ने कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर इस देश को चलाया, तो क्यों ना दोबारा से वापस से मोनार्की फॉर्म ऑफ सिस्टम लाया जाए और हमारा देश जो है वापस इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देख सकेगा। तो यहाँ पर जैसे ही 1815 में डिफीट ऑफ नेपोलियन होता है, यहाँ पर ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया एक मीटिंग रखते हैं वेना में, और जिसको हेड किया जाता है बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच। अब ड्यूक मेटरनिच जो है यहाँ पर ऑस्ट्रिया के चांसलर हैं, यानी कि एक इंपॉर्टेंट पोजीशन को होल्ड करते हैं। यहाँ पर सभी मिलकर एक ट्रीटी ऑफ वीना साइन करते हैं। ट्रीटी ऑफ वीना में हम देखते हैं जो भी इंपॉर्टेंट चेंजेस लाए गए थे बाय द नेपोलियन उनको रिस्टोर कर दिया जाता है। जैसे कि बॉर्बन डायनेस्टी को वापस से यहाँ पर मोनार्की यानी कि वापस से राजा बनाया जाता है बॉर्बन डायनेस्टी के लुइस फिलिप्स को। ठीक है, फ्रांस की जो टेरिटरीज थी जो उसने जीती थी अंडर नेपोलियन, उनको वापस से एनेक्स कर लिया जाता है बाय द नेशंस जो वॉर को जीत गए हैं। इसके अलावा प्रूशिया को कुछ वेस्टर्न फ्रंटियर्स दे दी जाते हैं फ्रांस के। ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली का कंट्रोल दे दिया जाता है और रशिया को यहाँ पर कुछ पार्ट जो है पोलैंड का दे दिया जाता है। हालांकि इसमें हम देखते हैं जो जर्मन कन्फेडरेशन है ऑफ 39 स्टेट्स जो कि बनाई गई थी बाय द नेपोलियन, उसको अनटच्ड रहने दिया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ट्रीटी ऑफ वीना को आप लर्न कर सकते हैं इन 5 या 6 पॉइंट्स के मदद से। इसके अलावा अब जब हम देखते हैं कि भाई यहाँ पर नेपोलियन जो है वो हार चुका है, हमने शुरुआत से देखा यहाँ पर फ्रांस में रेवोल्यूशन आया। फ्रांस में रेवोल्यूशन के बाद कुछ जो एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वर्क करती है, लेकिन हम देखते हैं वापस से नेपोलियन का राइज होता है, वापस वो यहाँ पर मोनार्क बनकर आता है। हालांकि वो बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन 1815 में उसका डिफीट हो जाता है और 1815 के बाद वापस यहाँ पर से जो बार्बन डायनेस्टी है वो अपना रूल फ्रांस में स्टैब्लिश कर लेती है। हालांकि यहाँ पर जो स्टैब्लिश होता है रूल वो कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क के अंडर स्टैब्लिश होता है। ये रही फ्रांस की बात। लेकिन हम देखते हैं बाकी सारे यूरोप में क्या चल रहा है। बाकी सारे यूरोप में हम देखते हैं कि जो एरिस्टोक्रेसी है और न्यू मिडिल क्लास है वो अभी डोमिनेंस पर है। एरिस्टोक्रेसी और न्यू मिडिल क्लास कौन है? जो नए नए लॉयर्स हैं या जो नए पढ़े लिखे लोग हैं या शिक्षित लोग हैं, वो न्यू मिडिल क्लास कहलाते हैं यहाँ पर। इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन आ चुका होता है 18th सेंचुरी के अकॉर्डिंग, 18th सेंचुरी के आसपास। और हम देखते हैं अब जो न्यू यूनिटी के आइडियाज़ हैं वो इमर्ज होके आते हैं अमंग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लासेस, और वो यहाँ पर बात करते हैं या यहाँ पर देखने को हमें मिलता है डिक्लाइन ऑफ एरिस्टोक्रेसी डोमिनेंस, यानी कि जो अब फर्स्ट ई स्टेट था उसका डोमिनेंस धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है और जो लिबरल मिडिल क्लास है वो धीरे धीरे उभरता नजर आता है हमें। इसी के साथ हम देखते हैं लिबरल नेशनलिज्म को। लिबरल नेशनलिज्म क्या है? बेसिकली अगर हम लिबरलिज्म की बात करें तो यहाँ पर लिबरलिज्म है फ्रीडम विद इक्वलिटी। अगर हम बात करें तो उसको हम लिबरलिज्म कहते हैं। अब इस चैप्टर में हमें दो तरीके से लिबरलिज्म के बारे में बताया गया है, एक तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट उसका और दूसरा इकोनॉमिकल एस्पेक्ट। अगर आपसे पूछा जाए लिबरलिज्म का जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है तो आप उसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि जब सबको यूनिवर्सल सफरेज या फिर राइट टू वोट दे दिया जाए तो यहाँ पर होगा पॉलिटिकल लिबरलिज्म। और जब यहाँ पर फ्रीडम ऑफ मार्केट्स या अबॉलिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शंस किया जाए मार्केट्स के तौर पर, यानी कि बिजनेसमैन को आज़ादी दी जाए कि वो आसानी से व्यापार कर सके, उसको हम कहेंगे लिबरलिज्म इन इकोनॉमिक स्फीयर। इसके लिए 1834 में बाद में ज़ोल्वरीन या फिर कस्टम यूनियन को भी स्टैब्लिश किया गया जर्मन स्टेट्स में। इसके बाद हम देखते हैं रेवोल्यूशनरीज के बारे में।
रेवोल्यूशनरीज में सबसे इंपॉर्टेंट नाम हमें जो नजर आता है वो गसेप्पी मजनी का है। गसेप्पी मजनी है एक इटालियन रेवोल्यूशनरी जो कि 1831 में एक बार इनको जेल भी होती है, क्योंकि वो ल्यूगेरिया में एक अटेम्प्ट करते हैं यहाँ पर एक तरीके से रिवॉल्ट करने का। तो 1831 में इन्हें जेल भी होती है और वो दो सोसाइटीज भी फॉर्म करते हैं जिनका नाम है यंग इटली इन मर्सिलिस और यंग यूरोप इन बर्ने में। जो हमने पहले भी देखा था यहाँ पर ड्यूक मेटरनिच के बारे में, तो ड्यूक मेटरनिच जो है इनको मोस्ट डेंजरस एनिमी बताते हैं ऑफ सोशल ऑर्डर। या आपके लिए 1 मार्क्स के जो एमसीक्यू है उसमें पूछा जा सकता है। ड्यूक मेटरनिच कौन है? ऑस्ट्रिया के ड्यूक है ये। और हालांकि जब भी समाज में कोई बदलाव लाना चाहेगा तो उसके जो उस समाज में जो बड़े बड़े पोस्ट पर रहने वाले लोग हैं वो दूसरे जो रेवोल्यूशनरीज हैं उसको खतरा ही बताएंगे समाज का। तो वैसे ही यहाँ पर ड्यूक मेटरनिच ने भी किया कि यहाँ पर गसेप्पी मजनी को एक डेंजरस एनिमी बताया सोशल ऑर्डर का। आगे हम देखते हैं एज ऑफ रेवोल्यूशन। एज ऑफ रेवोल्यूशन की शुरुआत इस चैप्टर में 1830 से 1848 तक बताई गई है। तो आइए देखते हैं छोटे छोटे तरीकों से कहाँ कहाँ पर यूरोप में नए नए रेवोल्यूशन निकल कर आते हैं। जैसे कि फ्रांस की अगर हम बात करें 1830s की, तो यहाँ पर जो बार्बन किंग है जो रिस्टोर्ड कर दिए गए थे पावर में, उनको अब ओवरथ्रो कर दिया गया बाय द लिबरल रेवोल्यूशनरीज। हालांकि अभी वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क के तौर पर वर्क कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनको हटा दिया गया। इसके हेड कौन थे? लुइस फिलिप हुआ करते, यानी कि लुइस फिलिप यहाँ के राजा हुआ करते थे। लोग यहाँ पर रिवॉल्ट करते हैं, बैरिकेड्स को तोड़कर उनके महल में जाते हैं और उनको भागना पड़ता है यहाँ से। अब इसका अंदाजा हमें दोबारा लगता है कि जो मेटरनिच है वो यहाँ से दोबारा एक बार एक तरीके से दोबारा एक और स्टेटमेंट देते हैं कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। यानी कि आप इसको एक तरीके से चेतावनी भी समझ सकते हैं। वो ये समझ चुके थे कि भाई अगर फ्रांस में ऐसा कुछ हो रहा है तो पूरे यूरोप में कहीं ना कहीं ऐसी चीजें घटित होने वाली हैं। इसके अलावा अगर हम ग्रीस की बात करें तो ग्रीस पहले ऑटोमन एम्पायर के अंडर में हुआ करता था, लेकिन 1832 तक आते आते एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। तो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के अंडर में जो ग्रीस है उसको एक इंडिपेंडेंट नेशन की तरह डिक्लेयर या फिर इंडिपेंडेंट नेशन का दर्जा मिल जाता है। तो हमने बात की यहाँ पर फ्रांस की और ग्रीस की, दो चीज़ों के बारे में हम समझ चुके हैं। इसके अलावा हम देखेंगे रोमांटिक इमेजिनेशन। रोमांटिसिज्म क्या है? रोमांटिसिज्म बेसिकली रेफर करता है कल्चरल मूवमेंट को। कल्चरल मूवमेंट जो कि क्या करे, एक ऐसा कल्चरल मूवमेंट जो कि राइज लेकर आए नेशनलिस्ट सेंटिमेंट में। तो यहाँ पर कई सारे जो पोएट्स वगैरह हैं वो अपने देश को ग्लोरीफाई करने का काम करते हैं या फिर कई सारी पोएम्स को जनरेट करते हैं, ठीक। और रीजंस और साइंस को पीछे रखते हुए वो कहते हैं कि जो हमारे राष्ट्रभक्ति है वही सबसे ऊपर होनी चाहिए। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट नाम है वो है हमारे जर्मन गॉटफ्रेड हर्डर का, जो इस बात का क्लेम करते हैं कि भाई जो जर्मन कल्चर है वो यहाँ के कॉमन पीपल के अंदर देखने को हमें मिलेगा। इसके अलावा जर्मन कल्चर को कोई रिवाइव नहीं कर सकता। अब ये इतनी सारी चीज़ें घटित हो रही हैं पूरे यूरोप में, तो इसका एक मेन रीज़न होगा। जो मेन रीज़न हमें बताया गया है वो यहाँ पर है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट। तो 1830s की शुरुआत में यहाँ पर बहुत ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप देखने को मिलती है हमें यूरोप में। जो लोग हैं वो लोग जो हैं वो अपने विलेजेस से शहरों की तरफ माइग्रेट करते हुए दिखते हैं। जब शहरों की तरफ माइग्रेट करेंगे तो यहाँ पर स्लम्स एरिया इंक्रीज होंगे। स्लम्स एरिया आप समझ सकते हैं, झुग्गी झोपड़ी इंक्रीज होंगी। जब यहाँ पर झुग्गी झोपड़ी इंक्रीज होंगी तो यहाँ पर जो लिविंग कंडीशंस है वो लोगों के लिए बेकार होती चली जाएंगी। तो पेजेंट्स और वर्कर जो है वो यहाँ पर रहने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन 1830s के टाइम भी जो एरिस्टोक्रेसी है या जो अमीर लोग हैं या फिर जो मिनिस्टर्स हैं या राजा महाराजा हैं, वो अभी भी लाइफ अपनी लेविश लाइफ जीते चले आ रहे थे, यानी कि अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से जीते चले आ रहे थे। तो यहाँ पर ये भी इसका एक रीजन बनता है जो कि रिवॉल्ट हमें 1830s के बाद देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे वीवर्स रिवॉल्ट ऑफ 1845। वीवर्स का रिवॉल्ट जो है वो सिलेसिया में होता है इन पोलैंड। 4 जून की बात है, 2 बजे यहाँ पर एक लार्ज क्राउड है अपने जो कॉन्ट्रैक्टर है उनसे हाई वेजेस की डिमांड करने के लिए, यानी कि अपने पेमेंट को इंक्रीज करने के लिए उनके घर पर हमला बोल देती है। जब उसके घर पर हमला बोला जाता है तो यहाँ पर उसके घर की जो कांच है या दरवाजे हैं या खिड़कियां वगैरह उनको तोड़ दिया जाता है। हालांकि वहां से कॉन्ट्रैक्टर जो है वो भाग निकलता है और बाद में वो आर्मी की मदद से वापस लौटता है। जब वो आर्मी की मदद से 24 घंटे के अंदर वापस लौटता है तो यहाँ पर जो आर्मी है वो वीवर्स को शॉट डाउन कर देती है। तो जब शॉट डाउन करती है, ओपन फायर करती है, तो यहाँ पर 11 वीवर्स की जो है वो डेथ हो जाती है। तो ये एक मेन इवेंट है जो हमें देखने को मिलता है पोलैंड सिलेसिया में, वीवर्स रिवॉल्ट। ये भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है। लास्ट
हमने हमने पहले भी देखा कि यहाँ पर जो लुइस फिलिप है उनको एक तरीके से यहाँ पर एब्डिकेट किया जाता है। तो उसके बारे में हमको अबॉलिशन ऑफ मोनार्की के हेडिंग में बताया गया है कि 1848 में जब यहाँ पर शॉर्टेज ऑफ फूड होती है या वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट होती है, तो यहाँ पर जो लुइस फिलिप है उसके जो पैलेस के बाहर के जो बैरिकेड्स हैं वो तोड़ दिए जाते हैं बाय द पीपल। हाँ, और यहाँ से लुइस फिलिप जो है वो फ्ली कर जाता है या भाग जाता है, और नेशनल असेंबली प्रोक्लेम करती है एक रिपब्लिक और ग्रांट करती है सफरेज टू द एडल्ट मेल ऑफ अबव 21 एंड राइट टू वर्क। यानी कि 21 साल से ज़्यादा के जितने भी मेल्स हैं उन सबको वोट करने का अधिकार मिलता है और सबको गारंटीड राइट टू वर्क भी मिलता है। और यहाँ से अबॉलिशन ऑफ यानी कि यहाँ पर अब जो राजशाही है वो खत्म हो जाती है फ्रांस में। थोड़ा सा हम जानेंगे रेवोल्यूशनरीज ऑफ द लिबरल्स के बारे में। अब ये तो रही फ्रांस की बात, लेकिन अगर हम पूरे यूरोप की बात करेंगे तो यहाँ पर जर्मनी में, इटली में, पोलैंड में, ऑस्ट्रिया हंगरी में कई सारे लोग जो हैं वो लिबरल्स की तरह या रेवोल्यूशनरी लिबरल्स की तरह निकलकर हमें देखने को मिलते हैं। हालांकि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वुमेन्स भी प्ले करती है। अगर हम मे रेवोल्यूशन की बात करें जर्मनी में, तो यहाँ पर 18 में 1848 में 831 जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो फ्रैंकफर्ट यानी कि पार्लियामेंट की तरफ बढ़ते हैं जर्मनी की है। वहाँ पर वो जाते हैं और वो एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करते हैं जर्मनी नेशन के लिए। ठीक, इसमें वो देखते हैं कि जो हेड होगा वो भले ही मोनार्की रहेगा, लेकिन जो पूरी पावर रहेगी वो पार्लियामेंट के पास रहेगी। तो इसके लिए वो प्रूशिया के राजा जो हैं फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ को इसका ऑफर देते हैं कि भाई आप यहाँ के राजा बने और जो पार्लियामेंट रहेगी उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा पावर रहेगी। इसको जो है विल्हेम फोर्थ जो है वो रिजेक्ट कर देते हैं और बाकी सारे राजाओं के साथ मिल जाते हैं कि भाई कि हमको एक तरीके से ये ऐसा देश नहीं चाहिए, हमें ऐसा देश चाहिए जिसमें राजशाही हो। तो यहाँ पर जो विलियम फोर्थ हैं वो इस बात का रिजेक्शन करते हैं और बाकी सारे राजाओं के साथ मिलकर, उनकी आर्मी के साथ मिलकर इस मे रेवोल्यूशन को सप्रेस कर देते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें वुमेन्स की, तो वुमेन्स ने भी अब क्या कर लिया था, अपनी पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल एसोसिएशन फॉर्म कर ली थी, न्यूज़पेपर फाउंड कर लिए थे। अब वुमेन्स जो है वो पॉलिटिकल मीटिंग्स में हिस्सा लेने लगी थी, डेमोन्स्ट्रेशन में हिस्सा लेने लगी थी। डिस्पाइट इतना सब कुछ करने के बाद भी अभी तक उनको जो सफरेज राइट्स है वो नहीं मिले थे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से। कई बार पूछा जाता है कि वुमेन्स का जो रोल है वो किस तरीके से रहा यूरोप के नेशनलिज्म में, तो इसको आप ध्यान से एक बार लर्न कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें सर्वडम या बॉन्डेड लेबर की, सर्वडम या बॉन्डेड लेबर आप देख सकते हैं बंधुआ मजदूरी की तरह, कि भाई जब लोगों से उनकी बिना मर्जी के काम कराया जाए या फिर उनको बिना पैसे दिए काम कराया जाए, उसको हम सर्वडम या फिर बॉन्डेड लेबर कहते हैं। एंड में हम देखते हैं लिबरल जो मूवमेंट है 1848 में सप्रेस कर दिया गया, लेकिन ये इसको जो ओल्ड ऑर्डर है वो उसको रिस्टोर नहीं कर सका। लास्ट में सर्वडम की बात करें तो सर्वडम और बॉन्डेड लेबर जो है वो अबॉलिश कर दिया गया था हैब्सबर्ग डोमिनियंस में और रशिया में। यानी कि अब कहीं भी बंधुआ मजदूरी की प्रैक्टिस हमें कम देखने को मिलती थी, रशिया जैसे हैब्सबर्ग जो स्टेट्स हैं उनके अंदर। लास्टली इस चैप्टर में बताया गया है द मेकिंग ऑफ जर्मनी। मेकिंग ऑफ जर्मनी क्या है? जर्मनी जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइडेड था, उसको यूनाइट किया गया और यूनाइट करने का सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया यूनाइट करने में वो है ऑटो वन बिस्मार्क का। ऑटो वन बिस्मार्क को आयरन चांसलर भी कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ पर हमारे जो आयरन मैन ऑफ इंडिया है, जो आयरन मैन है उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम आयरन मैन मानते हैं इंडिया का, तो वैसे ही ऑटो वन बिस्मार्क जो है वहाँ के आयरन चांसलर के रूप में माने जाते हैं। और ये आर्किटेक्ट भी माने जाते हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के, क्योंकि इन्होंने अपनी ब्यूरोक्रेसी की हेल्प से और आर्मी की हेल्प से जर्मनी को यूनाइट करने का काम किया। अब मेजर इवेंट्स क्या क्या है इसमें, जो प्रूशिया के जो यहाँ पर प्रूशिया के जो हमें यहाँ पर आयरन चांसलर है ऑटो वन बिस्मार्क, वो 7 साल की लड़ाई लड़ते हैं अगेंस्ट ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के अगेंस्ट, और वो यहाँ पर जर्मनी को यूनाइट करने का काम करते हैं। इसके अलावा 1871 में जो प्रूशियन किंग है केसर विलियम वन, उनको वो यहाँ पर एक राजा घोषित कर देते हैं। हालांकि इसके लिए अलग से एक मीटिंग बैठाई जाती है पैलेस ऑफ वर्सलिस में, और वहाँ पर उनको सम्मानित किया जाता है और राजा बना दिया जाता है केसर विलियम फर्स्ट ऑफ प्रूशिया को। कुछ इसके अलावा वो मॉडर्नाइज स्टेप्स भी लेते हैं, जैसे कि जर्मनी की करेंसी को मॉडर्नाइज कर देते हैं, बैंकिंग सिस्टम को और एफिशिएंट बनाते हैं और जुडिशियल सिस्टम को भी इम्प्रूव करते हैं जर्मनी में। तो ये कुछ मेजर इवेंट्स हैं, या हम देख सकते हैं यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से, जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। लास्टली हमें बताया गया है यूनिफिकेशन ऑफ इटली के बारे में। जैसे जर्मनी था छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरा हुआ, वैसे ही इटली हमें देखने को मिलता है छोटे छोटे 7 स्टेट्स में। अब यहाँ पर
इटली को यूनिफाइड करने का एक रोल जो है वो प्ले किया गया। सबसे पहले तो यहाँ पर गसेप्पी मजनी द्वारा इसको एक सॉर्ट ऑफ प्रोग्राम चलाया गया कि भाई कि इटली जो है उसको भी एक होना पड़ेगा या यूनाइट होना पड़ेगा इटालियन रिपब्लिक के फॉर्म में। तो हमने पहले भी देखा था जो गसेप्पी मजनी है वो यंग इटली नाम की एक संस्था बनाते हैं, एक सीक्रेट सोसाइटी बनाते हैं, या आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। इसके अलावा जैसे ऑटो वन बिस्मार्क वहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं जर्मनी में। यहाँ पर हम देखते हैं काउंट केवर जो चीफ मिनिस्टर है सर्देनिया पेडेमोंट के, सर्देनिया पेडेमोंट अगेन एक जगह का नाम है, वो यहाँ पर इसको यूनाइट करने का काम करते हैं। और विक्टर इमैनुअल सेकंड जो कि राजा हैं सर्देनिया पेडेमोंट के, वो यहाँ पर वॉर्स करते हैं ताकि वो इटली को यूनाइट कर सकें। एट लास्ट यहाँ पर सर्देनिया पेडेमोंट की लीडरशिप में वापस से यूनिफिकेशन ऑफ इटली हो जाता है, और यूनिफिकेशन ऑफ इटली होता है 1861 में। और इसके लिए वापस से जो इटली का राजा होता है यूनिफाइड किंग ऑफ इटली बनते हैं विक्टर इमैनुअल सेकंड। ये भी आपको याद रखना है कि अगर यूनिफाइड किंग के बारे में पूछा जाए कि इटली जो है यूनिफाइड होने के बाद उसका राजा कौन रहा, तो विक्टर इमैनुअल सेकंड रहे। इसके अलावा अगर हम फाइनल यूनिफिकेशन की बात करें, एग्जाम में आपके आ सकता है 1861 भी पूछा जा सकता है और 1871 अगर एमसीक्यू में पूछा जाए तो। फाइनल यूनिफिकेशन जो वो होता है वो रोम के साथ होता है, जब रोम पार्ट बन जाता है इटली का, उसको हम कहते हैं फाइनल यूनिफिकेशन ऑफ इटली। हालांकि वो 1871 में हमें देखने को मिलता है और बाद में रोम जो है वो कैपिटल भी बनता है इटली का। लास्ट हमें बताया गया है इसमें चैप्टर में विजुअलाइजिंग द नेशन। अब जो नेशंस थे यहाँ पर, जैसे कि जर्मनी हुआ, फ्रांस हुआ, वो अपने आप को किस तौर पर देखा करते थे। जैसे हम अपने नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं एज अ फॉर्म ऑफ भारत माता। भारत माता की पेंटिंग्स हमने देखी है, काफ़ी काम कंपोज रहती हैं। वैसे ही यहाँ पर इन पेंटिंग्स को एलेगोरी या फिर एक सिंबल बताया गया नेशंस का। तो फ्रांस की अगर हम बात करें तो फ्रांस की जो फीमेल एलेगोरी है वो है क्रिश्चियन मैरियान। मैरियान जो है वो यहाँ पर लिबर्टी और रिपब्लिक का प्रतीक है या साइन है, लिबर्टी या रिपब्लिक का। वो उनके सर पे एक रेड कैप देखने को मिलती है, एक ट्राई कलर फ्लैग देखने को मिलता है और एक कॉकेट देखने को मिलता है। कॉकेट मतलब एक सिंबल हो सकता है जो कि एक रिप्रेजेंट किया जाए, कपड़ों के ऊपर लगा के उसको दिखाया जाए। इनकी जो स्टैचू है वो हमें देखने को मिलती है पब्लिक स्क्वायर्स यानी कि चौराहों पर। इसके अलावा इनकी जो इमेजेस हैं वो कई जगह मार्क की गई कॉइन्स या स्टैम्प्स में। आपके एग्जाम में वन पॉइंटर में फ्रांस की एलिगोरी का नाम भी पूछा जा सकता है। और लास्टली हम देखेंगे यहाँ पर जर्मनी की जो एलिगोरी है वो है जर्मेनिया। जर्मनी की एलिगोरी जर्मेनिया है। इनके सर पर ओक लीव्स हैं। ओक लीव्स बेसिकली इस्तेमाल की गई इनको रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि एक हीरोइज्म का स्टैंड लेती हैं लोग ओक लीव्स जो है। तो अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि ओक लीव्स रिप्रेजेंट करती हैं तो आप सीधा सीधा आंसर दे सकते हैं हीरोइज्म को रिप्रेजेंट कर सकती हैं। तो इस चैप्टर में हमने देखा कि किस तरीके से यूरोप में नेशनलिज्म आता है, किस तरीके से वो लोगों को यूनाइट करता है, किस तरीके से यहाँ पर रिवॉल्ट होते हैं अलग अलग जगहों पर, और किस तरीके से बाद में विजुअलाइजेशन ऑफ नेशंस होता है इन द फॉर्म ऑफ एलेगोरी। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हालांकि बहुत सारी चीज़ें आपको इस पीडीएफ में देखने को मिल सकती हैं पॉइंटर्स के फॉर्म में। तो इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे नीचे दिए गए लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि एक टेलीग्राम लिंक है। बाकी सब्सक्राइब करें एंड प्रेस दी बेल आइकन फॉर बेटर अपडेट्स।